देखिए आज हम लोग बात करेंगे एसी सर्किट में जो 3 कंपोनेंट का सर्किट है जिसका नाम है LCR सर्किट, ठीक है ना। L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर और R फॉर रेसिस्टर, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग LCR सर्किट पे चर्चा करेंगे और हम लोगों को जो पढ़ना है वो केवल और केवल सीरीज LCR सर्किट पढ़ना है, ठीक है। तो सीरीज LCR सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरेलल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग बात करेंगे आज सीरीज LCR सर्किट पे, ठीक है ना। सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। सीरीज LCR सर्किट है ना, यानी 3 कंपोनेंट यहां पे होगा। क्या क्या होगा देखिए, एक हो गया आपका रेसिस्टर, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया आपका रेसिस्टर, दूसरा हो गया आपका इंडक्टर और तीसरा हो गया आपका कैपेसिटर। 3 कंपोनेंट जो है वो किसी AC सोर्स से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। सर्किट तो बन गया LCR है ना, R हो गया, ऐसा नहीं कि LCR है तो सीरियल नंबर से ही लिखना, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R हो गया, L हो गया और ये C हो गया। यहाँ से जो वोल्टेज दिए हैं वो तो बचपन में ही सिखा दिया गया था कि उसमें कभी कोई बदलाव करना ही नहीं, उसके इक्वेशन को एक ही रखना है। इसी के करस्पॉन्डिंग करंट के इक्वेशन को लिखेंगे। करंट वोल्टेज से आगे चलेगा तो फेज डिफरेंस में प्लस लगाएंगे और वोल्टेज से पीछे चलेगा तो फेज डिफरेंस में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब देखिए वोल्टेज जो दिए हैं, चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज पोटेंशियल डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर। करंट भले ही सबसे, देखिए किसी भी इंस्टेंट पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसी में करंट समय टाइम टू टाइम बदलते रहता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे इससे आई करंट बह रहा होगा, तो सब से आई बहेगा क्योंकि सीरीज में सारे कंपोनेंट से करंट क्या होता है, सेम बहता है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल का बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या पोटेंशियल का बंटवारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा यानी ये रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया है उसको आप VR मान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर। ये किसके बराबर होगा, जिस इंस्टेंट पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, IR। उसी तरीके से L है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है इसको हम मान लेते हैं VL। इसको क्या मान लेते हैं, VL, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ये होगा I और इंटू XL, बताया गया था आपको I इंटू XL, ठीक है। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो है VC, ठीक है। तो VC है तो VC इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, VC इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू XC, यही अपना हो गया। यानी तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज का बंटवारा हुआ है वो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे भी वेक्टर मेथड ही लगेगा, है ना। वेक्टर मेथड क्या बताएगा, जो वेक्टर मेथड है वो ये कहेगा कि जो वोल्टेज है, वेक्टर मेथड बस एनालॉजिकली करते हैं, सीरियसली नहीं, है ना, नहीं तो फिर विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। तो वेक्टर लगाने का मतलब ये है कि अब 3 कंपोनेंट हो गए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वेक्टर में RX, RY और RZ, जब हमको R का मैग्नीट्यूड निकालना होता है √RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग ऐसा, अभी देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा समस्या क्या है कि वेक्टर सम तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में तीनों वेक्टर का ओरिएंटेशन हमको देखना होगा, है ना। जैसे कल भी हम लोग किए थे, लेकिन ओरिएंटेशन LC सर्किट में एंटी पैरेलल था, लेकिन LC के पहले जो 2 सर्किट था उसमें एंटी पैरेलल नहीं था, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले तो ये जानिए यहाँ पे रेसिस्टर आ गया है। रेसिस्टर का जो सबसे AC सर्किट में रेसिस्टर लगा हुआ है तो उसका सबसे खास फीचर ये है कि करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर सेम फेज में होता है। क्या बोले, वोल्टेज और करंट जो होता है वो क्या होता है आपका, सेम फेज में होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये हो गया I करंट हो गया, ठीक है। करंट I बह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। ये हो गया आपका I, मतलब पहले इसको लिख दीजिए आप VR और इसको लिख दीजिए I। क्यों, रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VR और करंट सर्किट का दोनों सेम फेज में होगा। अब देखिए, अब जब कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज पीछे करंट आगे, है ना। तो कैपेसिटर 90 डिग्री से पीछे चलता है, तो यानी जो VC होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। और इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे और करंट पीछे 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो 90 डिग्री ये π/2 है, ठीक है। और ये चलिए ये हो गया अपना क्या, VL, 90 डिग्री का यहाँ भी फेज डिफरेंस आ गया।
अब समस्या क्या है, ये दोनों एंटी पैरेलल है ना, और ये वोल्टेज इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, VL के भी परपेंडिकुलर है और VC के भी परपेंडिकुलर है। तो अब हमको नेट वोल्टेज निकालने के लिए 3 सिचुएशन पे चर्चा करना पड़ेगा। वो सिचुएशन क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों एंटी पैरेलल, इसको रिजॉल्व करना होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको ये समझना होगा कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। अगर VL बड़ा होगा तो रिजल्टेंट इधर की तरफ VL माइनस VC हो जाएगा, और अगर VC बड़ा होगा तो रिजल्टेंट इधर की तरफ VC माइनस VL होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। हम लोग जिस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहले हम लोग कोई भी एक सिचुएशन उठा लेते हैं और कहते हैं सिचुएशन 1। क्या बोलेंगे यार सिचुएशन 1 में? सिचुएशन 1 में हम लोग कहेंगे कि VL बड़ा है और VC क्या है, छोटा है। VL बड़ा है और VC छोटा है, ये अपना पहला सिचुएशन हो गया जिसमें हम कह रहे हैं कि VL बड़ा और VC छोटा। जैसे ही ऐसा हो गया VL बड़ा और VC छोटा, तो देखिए पहले डायग्राम बनाइए। ऊपर की ओर क्या होगा, VL माइनस VC, ठीक है, ऊपर की ओर होगा VL माइनस VC, और इधर की ओर क्या होगा, VR और क्या होगा, I। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इधर से पास करेगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इधर से पास करेगा। क्यों, देखिए VR और VL माइनस VC दोनों का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा, वो क्या होगा, यही तो नेट वोल्टेज होगा। इसी को आप नेट वोल्टेज कह दीजिएगा ना, ये ट्रायंगल लॉ, ये जो आप पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ से, तो V हो गया ये। तो ये VL माइनस VC और ये VR दोनों तो 90 डिग्री पे है, तो जो V यहाँ पे होगा वो किसके बराबर होगा, √VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से V इज इक्वल टू आप लिख देंगे, VR स्क्वायर को लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC, VL किसके बराबर है, I इंटू XL, तो I इंटू XL और माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी I बाहर निकल जाएगा, I स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है ना पूरे ब्रैकेट पे, तो इसमें भी हम I स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो I स्क्वायर को आप बाहर निकाल दीजिए, तो I स्क्वायर को बाहर निकालिएगा तो अंदर बच जाएगा R स्क्वायर, I स्क्वायर को बाहर नहीं, रूट से I निकलेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो ये हो गया V, है ना। अब देखिए पढ़े होंगे बचपन में V बराबर IR, V बराबर, तो ये जो टर्म यहाँ लिखा गया है ना, V बराबर IR, ये पूरा R के सिमिलर है, मतलब एनालॉजिकली ये R के जैसा है, क्योंकि ये पूरा किसके जगह पे आया, R के जगह पे। तो ये जो है ना I, और इसको Z लिखते हैं, Z, जैसे कल हम लोग ZC और ZL लिख रहे थे ना, आज सिंपल Z लिखेंगे। Z का मतलब होगा इम्पेडेंस, Z का मतलब क्या होगा, इम्पेडेंस। यूनिट इसका भी ओम होगा, और ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, Z इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है Z, ध्यान दीजिएगा। अब हम ये बात बताइए हमको, जब हम लोग VL को बड़ा किए VC से, VL को बड़ा किए VC से, तो VL VC से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक XL बड़ा हो जाएगा XC से, है ना, XL बड़ा हो जाएगा XC से। अब बोलिए इस वाले हिसाब किताब में ये तो फाई है, फाई क्या है पता है ना, जो मेन वोल्टेज है, जो हम इनपुट वोल्टेज दिए और जो आउटपुट करंट है ना, इसके बीच का फेज डिफरेंस फाई हो गया ना, है ना। तो ये फाई कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो एक बात देख लीजिए, यहाँ पे वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे। ऐसे भी सर्किट अगर इंडक्टिव नेचर का होता है तो वोल्टेज आगे चलता है और करंट क्या होता है, पीछे चलता है। तो अब मेरा काम है फेज डिफरेंस निकालना, है ना, कि इस केस में अगर VL बड़ा होगा VC से, यानी XL बड़ा होगा XC से, तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस देखिए कैसे निकलेगा। नाउ tan फाई फेज डिफरेंस अब हम निकाल रहे हैं, tan फाई, ठीक है। tan फाई किसके बराबर होगा, tan फाई परपेंडिकुलर, यानी क्या, VL माइनस VC और बटा VR, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया VL माइनस VC और बेस क्या हो गया आपका VR, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर, इसको लिखिएगा I इंटू XL, इसको लिखिएगा I इंटू XC और इसको लिखिएगा I इंटू R। I साफ हो गया, I क्या हो गया, साफ। तो tan फाई बराबर क्या बच गया भाई, तो tan फाई बराबर हो गया XL माइनस XC और बटा R। आप इसीलिए आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या,
tan इनवर्स है ना एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, और एक्सएल या ऐसे भी लिख सकते हैं आप tan इनवर्स एक्सएल के जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा एल और एक्सी के जगह 1 बटा ओमेगा सी है ना, और बटा आर। ये हो गया अपना फाई, फाई बराबर ना लिख रहे थे हम लोग, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स। तो ये जो है आपका, ये कहेंगे बाई दिस मच फेज, बाई दिस मच फेज, बाई दिस मच फेज द, कौन लीड करेगा आपका वोल्टेज, द वोल्टेज विल लीड द करंट, द वोल्टेज विल लीड द करंट है ना, वोल्टेज जो होगा वो करंट को क्या करेगा, लीड द करंट, वोल्टेज क्या करेगा करंट को लीड करेगा। और ऐसा भी कह सकते हैं करंट विल लैग द वोल्टेज, करंट विल लैग द वोल्टेज, यानी करंट पिछड़ जाएगा वोल्टेज से। तो जब यहाँ पे पता है आपको करंट का इक्वेशन लिखने का बारी आएगा ना, तो पता है क्या लिखिएगा, इसीलिए इक्वेशन ऑफ करंट पता है क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ करंट, करंट का इक्वेशन क्या होगा, देखिए करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। कहिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे करंट का इक्वेशन ऐसा क्यों बोल रहे हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि करंट जो है वो फाई एंगल से पीछे हो जा रहा है, ठीक है। अरे यार करंट लैग ना कर रहा है, पिछड़ ना जा रहा, वोल्टेज आगे चल रहा है, तो वोल्टेज का फेज क्या है साइन ओमेगा टी, और करंट इससे फाई पीछे चल रहा है, तो इसके एंगल में से फाई क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर मान लीजिए आगे पढ़ेंगे आगे चल रहा है तो वहां पे प्लस फाई करेंगे, और सेम फेज में चलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी लिख देंगे। तो ये पहला सिचुएशन था जिसमें जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज था वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा हो गया, इस कारण से सर्किट इंडक्टिव नेचर का हुआ है ना, सर्किट किस नेचर का हुआ, इंडक्टिव, और वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है फाई एंगल से, एंड दिस फाई इज ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री, ध्यान रखना 90 डिग्री से कम फेज पे, दिस फाई इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और नेचर ऑफ सर्किट क्या होगा यहाँ पे, इंडक्टिव है ना, सर्किट का नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंडक्टिव हो जाएगा सर्किट अपना, है ना, इंडक्टिव सर्किट, नेचर वही होगा, उसी के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर हम लोग सिचुएशन 2 पे चर्चा करेंगे। देखिए जो हम लोग सिचुएशन 1 में पढ़े थे इसी का रिवर्स जो है वो सिचुएशन 2 है, ठीक है ना। तो रिवर्स में क्या बोलेंगे, देखिए रिवर्स में हम लोग कहेंगे सिचुएशन 2 में, अब सर्किट का नेचर तो लिखेंगे बाद में ही, उल्टा हो जाएगा, यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कम होगा उसके तुलना, ठीक है। इस कारण से एक्सएल छोटा होगा और एक्सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक्सएल छोटा और एक्सी बड़ा हो जाएगा। यानी इस डायग्राम को अब हमको हटाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, देखिए, ठीक है, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई और वी आर तो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नीचे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल डायग्राम में VC नीचे था तो बड़ा वाला के तरफ नेट रिजल्टेंट होगा, तो VC माइनस VL, और ये दोनों का रिजल्टेंट जो V होगा अपना, यही हमारा नेट वोल्टेज होगा ना। तो V बराबर क्या लिखिएगा, √VR² प्लस VC माइनस VL लिखना पड़ रहा है, बताए हैं यहाँ पे, क्योंकि VC बड़ा है इसीलिए क्या लिखना पड़ रहा है हम लोगों को, है ना, क्या लिखेंगे, VC माइनस VL, ध्यान दीजिएगा ये VC माइनस VL है, VC माइनस VL, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ XC हो जाएगा, यहाँ पे XL हो जाएगा, यहाँ पे XC हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। तो अब Z का वैल्यू क्या हो गया, R√R² प्लस XC माइनस XL। तो LCR सर्किट में Z का वैल्यू डिपेंड करता है कि सर्किट का नेचर क्या है, मतलब किस पे वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा हुआ है, ठीक है। देखिए इंपेडेंस निकल के आ गया, क्या हो गया, XC और माइनस XL हो गया। जब आप tan फाई निकालेंगे तो देखिए ये हो गया अपना वोल्टेज और ये हो गया करंट, इसके बीच का फेज डिफरेंस फाई 90 डिग्री से छोटा है, ये तय है। तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर अब VC माइनस VL, क्या है परपेंडिकुलर, VC माइनस VL, और बटा क्या हो गया VR, ये तो सही है। तो यहाँ पे I इंटू XC, यहाँ पे I इंटू XL, यहाँ पे क्या हो जाएगा XC, यहाँ पे XL, ठीक है, यहाँ पे हो गया XC, यहाँ पे XL, बस वही परिवर्तन है और कुछ नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ω C और माइनस ω L,
क्या कहिएगा, बाई दिस मच फेज, इतना फेज से। अब देखिए यहाँ पे कौन आगे चल रहा है, यहाँ पे आपका करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे हो गया। तो करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है, मतलब सर्किट कैपेसिटिव नेचर का है। सर्किट का नेचर क्या है, कैपेसिटिव। देखिए है ना, सर्किट जो है आपका कैसा है, कैपेसिटिव नेचर का हो गया है, ठीक है। यानी कैपेसिटिव नेचर कहने का मतलब कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो बाय दिस मच फेज द करंट विल लीड द वोल्टेज, इतना फेज से जो करंट होगा वो लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होगा वो लैग करेगा करंट को, वोल्टेज विल लैग द करंट, है ना, वोल्टेज विल लैग द करंट। वोल्टेज जो होगा वो करंट को क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। अब देखिए करंट आगे चल गया है, करंट आगे है और वोल्टेज क्या है, पीछे। तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आगे चल गया फाई एंगल से, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ करंट ये, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिचुएशन था। तीसरा सिचुएशन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसपे हमको चर्चा करना है अभी, दैट इज हमारा सिचुएशन 3 है। वो हमारा क्या है, सिचुएशन 3। क्या है सिचुएशन 3 में, बराबर, बराबर मतलब रेजोनेंस है ना। सिचुएशन 3 में एक्सेल नहीं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VL और VC, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि XL और XC क्या होगा, बराबर। अब देखिए XL और XC बराबर हो गया, ऐसा होने से क्या घटना घटेगा, जो देखिए आप पहले वो डायग्राम देख लीजिए, है ना। ये रेजोनेंस का कंडीशन है, किसका कंडीशन है, रेजोनेंस, ठीक है। ये जो है आपका, ये है आपका VR और ये है I, ये तो एक ही तरफ है, दोनों साथ साथ है। इधर के तरफ आपका क्या होगा, इधर के तरफ आपका होगा क्या, इधर के तरफ होगा VL, इधर के तरफ होगा VC, दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो इक्वल एंड अपोजिट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे वेक्टोरियली भी देखिएगा तो ये दोनों खत्म हो गए। तो खाली I और VR बचा, I और क्या बचा, VR। तो I और VR बचेगा, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, V इज इक्वल टू VR लीजिए, कहिएगा बाकी सब कहाँ चला गया, है ना। तो ये दोनों तो सेम है, जब दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो V बराबर VR हो गया। V बराबर VR का मतलब पता है क्या है, द टोटल वोल्टेज सप्लाइड, जितना वोल्टेज सप्लाई किए विल ड्रॉप अक्रॉस, सारा वोल्टेज किसको मिल जाएगा, विल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर। ये दोनों के लड़ाई में रेसिस्टर को फायदा हो गया, है ना। सारा का सारा वोल्टेज V बराबर VR करने का मतलब क्या, टोटल वोल्टेज किसके बराबर है, V के बराबर, है ना। यानी जितना भी वोल्टेज दिए हैं वो सब रेसिस्टर पे ड्रॉप हुआ है, इंडक्टर पे और इस पे वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, सेम है। इस कारण से नेट वोल्टेज वहां पे क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो V बराबर क्या हो गया, VR। अब V बराबर VR हो गया, तो इसीलिए तो क्या लिखिएगा यहाँ से, I और इंटू क्या, R, I इंटू R। यहाँ पे R ही Z के बराबर है, यहाँ पे R ही किसके बराबर है, Z के बराबर है। तो देखिए Z का वैल्यू क्या है, ये भी आ गया, इसके पीछे जो पढ़े थे वो भी आ गया, और यहाँ पे तो ये R जो है ना, ये R जो है Z के जगह पे आया है। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस, R इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस। आपसे कोई पूछेगा इम्पेडेंस का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो कहिएगा R, है ना। तो इसीलिए कहिएगा V इज इक्वल टू I इंटू Z मिनिमम, Z मिनिमम ही किसके बराबर है, R के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, देखिए अब खुद सोचिए ना, ये दोनों नहीं है, ये दोनों क्या है, नहीं, I और ये तो अपोज करने का काम करता है। तो ये अपोजिशन, ये जब ये टर्म नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि अपोजिशन कम होगा, अपोजिशन क्या होगा, कम होगा। तो कहिएगा कि इन दिस केस ऑफ मिनिमम इम्पेडेंस, ये किसका केस है, मिनिमम इम्पेडेंस का। इन दिस केस ऑफ मिनिमम इम्पेडेंस द मैक्सिमम करंट विल फ्लो, द मैक्सिमम करंट विल फ्लो, है ना, इन सीरीज LCR सर्किट, है ना। मिनिमम इम्पेडेंस के कंडीशन में मैक्सिमम करंट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ गए, क्या देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम करंट, है ना। दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा गया है, रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस,
है ना। जब इम्पेडेंस मिनिमम हो जाए तो अपने आप ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, है ना। इसको हम लोग सीरीज LCR सर्किट का रेजोनेंस बोलते हैं, समझ गए। यानी सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों अपोजिट हो और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। जो भी वोल्टेज दे, होल ऑफ द वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द रेसिस्टर, है ना। और इस केस में मिनिमम अपोजिशन होगा और मैक्सिमम करंट बहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। अभी रेजोनेंस पे और भी चर्चा हम लोग करेंगे कि जब रेजोनेंस होगा तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद फिर रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट का ग्राफ यानी पीक देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्या बोले, जब रेजोनेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, तो रेजोनेंस जब हो रहा है भाई, तो रेजोनेंस में आप क्या देखिएगा, मतलब ये तो बता दिए कि मिनिमम इम्पेडेंस है जो कि रेसिस्टेंस के बराबर है और सारा वोल्टेज रेसिस्टर को मिल गया है ना। इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसीलिए सो एट रेजोनेंस आप रेजोनेंस पे क्या क्या कह सकते हैं, है ना। रेजोनेंस पे क्या क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये कहिएगा, क्या कहिएगा कि जेड मिनिमम होगा, वो किसके बराबर होगा? जेड मिनिमम किसके बराबर होगा? आर के बराबर। जेड मिनिमम किसके बराबर होगा? आर। अगला बात क्या कहिएगा कि करंट मैक्सिमम होगा। आई क्या होगा? मैक्सिमम। आई इज इक्वल टू भी बटा क्या होगा? जेड मिनिमम। जेड मिनिमम मतलब क्या? भी बटा आर। कह दिया हम लोग, भी बटा आर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पे भी के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और सुनिए ध्यान दीजिएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या कहिएगा? नो फेज डिफरेंस, है ना, बिटवीन V एंड I। यानी करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस आपका होने नहीं जा रहा है। इसीलिए जो वोल्टेज का इक्वेशन था वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया और करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारा कंडीशन को देखकर आपको ये महसूस होना चाहिए कि रेजोनेंस पे सीरीज LCR सर्किट प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये सारा घटना हम लोग पहला जब पढ़ रहे थे सर्किट, सिंपल सर्किट में, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में, तभी ऐसा घटना घटता। यानी इट मीन्स, यहाँ पे ये बात क्लियर है, इट मीन्स इसका मतलब ऊपर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एट रेजोनेंस द सीरीज LCR सर्किट at resonance the series LCR circuit will behave as वो किसके तरह बिहेव करेगा? will behave as purely resistive सर्किट। किसके तरह बिहेव करेगा आपका? वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तरह बिहेव करेगा, है ना। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। रेजोनेंस पे जो आपका सीरीज LCR सर्किट है वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जो हम लोग पढ़े थे, सारा कंडीशन उसी से मैच कर रहा है। और सबसे ज़्यादा करंट अगर कहीं बहेगा LCR सर्किट में तो इसी कंडीशन में बहेगा। तो ये सारा बात आप रेजोनेंस के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। यानी आप यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो होगा। फाई जो होगा यानी फाई क्या है आपका? जीरो। फाई क्या है? जीरो। जब आपको फेजर डायग्राम बनाने कहा जाएगा तो आप कहिएगा बिल्कुल उसी के जैसा बनाएंगे। इधर V और I लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे? टाइम। और कहेंगे ये अपना हो गया वोल्टेज, ये अपना क्या हो गया? वोल्टेज, और यह करंट जो भी कहना है, और ये हम लोग जो भी एक और बना देते हैं, है ना। ऊपर जो है वो वोल्टेज, नीचे जो है वो क्या है? करंट। देखिए दोनों का फेज क्या है आपका? सेम। फेजर डायग्राम बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा। ऐसे भी आप कहिएगा कि ये V हो गया, ये क्या हो गया? I। और V यहाँ पे किसके बराबर है? VR के बराबर। V किसके बराबर है? VR के बराबर है, ठीक है। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो इतना बात ध्यान रखना होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता है, देखिए इस तरीके का सवाल आपसे करेगा। देखिए सवाल में पता है क्या कहेगा? कहेगा देखो एक तो लगा दिए इंडक्टर, एक तो लगा दिए रेसिस्टर और एक तो लगा दिए कैपेसिटर, तीनों चीज लगा दिया। वो
लगाने के बाद बोला कि चलो इसको एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, जोड़ भी दिया। कहेगा नहीं यहाँ पे एक ठो लगाए हैं ये वोल्ट मीटर लगा देगा, क्या लगा देगा, वोल्ट मीटर, और कहेगा V1 इस वोल्ट मीटर का रीडिंग है, V2 इस वोल्ट मीटर का रीडिंग है, बहुत ऐसा कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, और V3 इस वोल्ट मीटर का रीडिंग है। ऐसा वोल्ट मीटर क्या कर दिया, सेट कर दिया वो। और कहेगा ये L हो गया, ये R हो गया, ये क्या हो गया, C। कहेगा फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए क्या, कब रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने का एक को कंडीशन है, L और C पर जो वोल्टेज है उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। तो फॉर रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, L पे क्या वोल्टेज है, V1, और ये क्या, ये यहाँ से V दिया गया है, और V1, और ये किसके बराबर हो गया, V3 के बराबर, है ना। L और C वाला वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि जो आप V दिए हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर, यानी R के क्रॉस कितना वोल्टेज है, हाँ, तो V किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर। यहाँ पूछेगा कितना करंट बह रहा है, तो कहिएगा मैक्सिमम करंट बहेगा, I इज इक्वल टू क्या, V और बटा क्या, V की जगह क्या लिख दीजिएगा आप, V2 और बटा क्या, R, ठीक है। ऐसे रेजोनेंस ऐसे ही दे देगा आपको, चेक करिए कि ये कौन सा कंडीशन रेजोनेंस के लिए सही है, कौन सा सही नहीं, ठीक है ना। और देखिए अगला जो बात होगा वो होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, आपको कल भी पढ़ा चुके हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होगा, XL बराबर XC होता है फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है, कल भी आपको ये बताए थे, XL बराबर क्या होगा, XC होगा, ठीक है। तो XL XC के बराबर हो गया, यानी ओमेगा L किसके बराबर होगा, 1/ωc। इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/LC के बराबर, 1/LC। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC, है ना। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया ओमेगा। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो न्यू इज इक्वल टू क्या कहिएगा, 1/2π√LC, है ना। क्या होगा, 1/2π√LC होगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये वही फ्रीक्वेंसी है एसी का जिसपे कि LCR सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सेम इक्वेशन कल आया था जब हम लोग LC सर्किट में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए, रेजोनेंस का कंडीशन देख लिए, रेजोनेंस पे सर्किट किसके तरह बिहेव करता है, रेजोनेंस पे सर्किट का फेजर डायग्राम, रेजोनेंस में क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है। रेजोनेंस शब्द का मतलब ही होता है, जो रेजोनेंस वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग फिजिक्स में होता है मिनिमम अपोजिशन मैक्सिमम फ्लो। क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस का मतलब होता है मिनिमम अपोजिशन मैक्सिमम फ्लो, रेजोनेंस का मतलब यही होता है। कहेगा व्हाट इज रेजोनेंस, तो आपको कुछ विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहेंगे रेजोनेंस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम अपोजिशन एंड मैक्सिमम फ्लो, यही चीज ध्यान रखना है। और मिनिमम अपोजिशन और मैक्सिमम फ्लो होने से क्या क्या चीज हम ऑब्जर्व किए वो सब लिख दिए, यही सब क्वेश्चन बनाने का पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस पे ये बिल्कुल R सर्किट है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, ये सब ध्यान रखते हैं। पूछेगा आपसे, है ना, कि किसी सर्किट में ऐसा एक सवाल, मतलब जनरल क्वेश्चन आपको IQ बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में चल रहा है, करंट और वोल्टेज एक ही, तो उस सर्किट में कितना कंपोनेंट हो सकता है, तो ऑप्शन में देगा मस्ट बी वन, कि एक ही कंपोनेंट होगा, मस्ट बी वन मतलब एक ही होगा, और एक ऑप्शन लिखा हुआ है मे बी 3, 3 भी हो सकता है, तो हम मे बी 3 में टिक मारेंगे, मस्ट बी 1 गलत है, हम लोग किस में टिक मारेंगे, मे बी 3 में। 3 भी हो सकता है, 3 होगा और रेजोनेंस हो रहा होगा तो हो सकता है कि हो जाएगा, है ना। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि सर्किट में एक ही कंपोनेंट है तब ऐसा घटना घटेगा, 3 कंपोनेंट भी सर्किट में रहेगा तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। वो किसका कंडीशन है, वो सिचुएशन 3 इन सीरीज LCR सर्किट, मतलब रेजोनेंस का कंडीशन है, समझ गए। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, ये नहीं कि अच्छा ये तो एक ही जगह होता है रेसिस्टर में और मस्ट बी 1 मार दिए, मे बी 3 भी तो हो सकता है, वहां पे 3 कंपोनेंट में तो ऐसा घटना घट सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्या नाम है जिसका, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर हम लोग जब सर्किट रेजोनेंस करता है ना, रेजोनेंट सर्किट जो होता है
उसी के लिए क्वालिटी फैक्टर का इंपॉर्टेंस है। तो क्वालिटी फैक्टर बताता है कि किसी भी सर्किट में जो रेजोनेंस हो रहा है ना, उसका क्या क्वालिटी, मतलब गुडनेस ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट, है ना। यानी रेजोनेंस का क्वालिटी क्या है, यानी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रहा है, जो पीक मिल रहा है, ठीक है, वो पीक कितना शार्प है, उसके शार्पनेस को भी मेजर करता है। बहुत सारा चीज हमको इससे पता चलता है। देखिए क्वालिटी फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे, कहेंगे इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, है ना। इट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट, ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट। जो आपका रेजोनेंट सर्किट है उसके क्वालिटी को बताता है ना, उसमें जो रेजोनेंस हो रहा है उसके क्वालिटी को, है ना। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ, इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ, ये किसका मेजर है आपका, मेजर ऑफ शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ पीक, शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस पे जो होता है करंट का पीक मिलता है हमको, मतलब मैक्सिमम करंट मिलता है रेजोनेंस पे, तो वो कितना शार्प है उसको बताता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई सर्किट रेजोनेंस कर रहा होगा, है ना, तो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, कैसे निकलता है वो भी बताएंगे। इधर की तरफ आप लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी न्यू, क्या लिख दीजिए आप, न्यू, ठीक है। इधर की तरफ आप लिखिएगा करंट, क्या लिखिएगा, करंट। मान लीजिए किसी सर्किट में रेजोनेंस हो रहा होगा, है ना, तो देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वही फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, है ना, जहां पे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम। करंट का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो है ना, ये पीक, ये रेजोनेंस का पीक है। ये पीक किसका है, रेजोनेंस का। यहीं पे रेजोनेंस हो रहा होगा जब एलसीआर सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट बहेगा तो, ठीक है। ओमेगा ये क्या है आपका, ये ओमेगा नहीं, न्यू कहिए ना, न्यू नॉड इसको कह दीजिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह दिए। ये पीक जो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे शार्पनेस दिख रहा होगा। शार्पनेस मतलब देखिए एक ये पीक बना है, इसमें कम शार्पनेस है, एक ये पीक बना है, इसमें ज़्यादा शार्पनेस है, एक ये पीक बना है, इसमें और शार्पनेस है। शार्पनेस और पीक किसी को कहते हैं। तो जितना ज़्यादा शार्पनेस होगा ना पीक में, उतना ज़्यादा जो है रेजोनेंस का क्वालिटी अच्छा होगा, ऐसा कहा जाता है ना। जैसे 2-3 ग्राफ एक साथ बनाइएगा तो पता चलेगा। एक्चुअली में जब रेजोनेंस होगा ना सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो आई करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा, ऐसा। अब देखिए जब ओमेगा जो होगा ये सॉरी ओमेगा नहीं, रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे न्यू बराबर न्यू नॉट है, मतलब एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी न्यू अगर छोटा होगा किससे, 1/2 पाई रूट अंडर एलसी से। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा, यहाँ पे होगा 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। अगर 1/2 पाई रूट अंडर एलसी से छोटा फ्रीक्वेंसी है ना, तो सर्किट कैपेसिटिव नेचर का होगा। ऐसे दिखा देते हैं सिंबल से, यहाँ पे सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा। और अगर उससे बड़ा हो गया, कंडीशन लगाइएगा ना, एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, तो देखिएगा ओमेगा 1/2 पाई रूट अंडर एलसी से बड़ा हो गया, तो सर्किट इंडक्टिव नेचर का होगा। यहाँ पे सर्किट का क्या नेचर होगा, कैपेसिटिव इंडक्टिव, और ये रेसिस्टिव। इसी पॉइंट पे केवल रेसिस्टिव होगा, समझ गए। तो इस ग्राफ में सर्किट का सारा नेचर क्या है आपको दिखना चाहिए, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे सर्किट क्या है आपका, कैपेसिटिव की तरह बिहेव करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा इस वैल्यू से छोटा होगा, और इससे ज्यादा वैल्यू पे वो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पीक मिलेगा करंट का, वो आपका रेजोनेंस का यहाँ पे मिलेगा। और ये पीक से ही क्वालिटी फैक्टर एक टर्म निकल के आया है। और पीक का शार्पनेस जैसे कैसे डिफाइन होता है, जो देखिए, है ना, देखिए मान लीजिए कि आप कहीं रेजोनेंस हो रहा होगा इस तरीके से, है ना, इधर आप लिखिएगा आई, इधर लिखिएगा फ्रीक्वेंसी न्यू, लिखिएगा ना फ्रीक्वेंसी न्यू, आई और फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 2-3 रेजोनेंस को दिखा रहे हैं हम,
देखिए क्या दिखा रहा है, 4 सर्किट दिखा है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, 1 2 3 4। इसके पीक के शार्पनेस को देखिए और इसके पीक के शार्पनेस को देखिए, दोनों में अंतर है। ये वाला पीक ज़्यादा शार्प है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है उसको Q से लिखते हैं। क्वालिटी फैक्टर को क्या चीज़ से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे Q से लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर Q, यहाँ पे Q बराबर 10 है, यहाँ पे Q बराबर 2 है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, Q बराबर 2 है, यहाँ पे Q बराबर 10 है। तो देखिएगा Q बराबर 10 वाले कंडीशन में, दिस इज Q बराबर 10, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये आपका Q बराबर 10 का कंडीशन है। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज देखिए और ये देखिए, है ना, ये Q बराबर 2 वाला कंडीशन है। दोनों को तुलना करिए, ये Q बराबर 10 है, ये Q बराबर क्या है 2। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वेरिए, मान लीजिए यहाँ पे ν1 है, यहाँ पे क्या है ν2, यहाँ पे क्या है, और इसमें देखिए यहाँ पे ν1 है, यहाँ पे क्या है आपका ν2, ये ν1 और ये क्या है ν2। फ्रीक्वेंसी का रेंज किस में बड़ा है, इसमें कि इसमें, इसमें बड़ा है जिसमें Q बराबर, सॉरी इसमें छोटा है जिसमें Q बराबर 10 है, और इसमें बड़ा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ना, इसी को बैंड विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़िएगा तब आपको ये बता, ये यहाँ पे क्या है बैंड विड्थ। कहेगा व्हाट इज बैंड विड्थ, तो कहिएगा ν2 माइनस ν1 इज बैंड विड्थ। क्या है ν2 माइनस ν1, ν2 माइनस ν1। तो कहिएगा कि अगर किसी सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो उस सर्किट में जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, कितना रेंज तक फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है, तो जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, यानी शार्पनेस पीक में जितना ज्यादा होगा, रेजोनेंस का जो क्वालिटी है, रेजोनेंस का जो क्वालिटी है उतना अच्छा होगा, और बैंड विड्थ छोटा होगा। बैंड विड्थ क्या होगा, शार्प जितना पीक होगा बैंड विड्थ उतना क्या होगा, कम होगा रेजोनेंस पे, है ना। रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, इसमें भी है, लेकिन इसके पीक में शार्पनेस ज्यादा है, इसीलिए बैंड विड्थ इसका क्या है, इसका बैंड विड्थ क्या है आपका कम, और इसका बैंड विड्थ क्या है आपका ज्यादा। तो कहिएगा फॉर गुड रेजोनेंस, गुड गुड मतलब समझते हैं ना, अच्छा, फॉर गुड रेजोनेंस, गुड रेजोनेंस पे द पीक इज शार्प, द पीक इज शार्पर, द पीक इज शार्पर। पीक क्या होगा आपका, शार्पर होगा, पीक आपका क्या होगा, शार्प होगा। एंड द बैंड विड्थ, यानी कहने का मतलब क्या है, अच्छा क्वालिटी का रेजोनेंस होगा ना तो कम ही फ्रीक्वेंसी रेंज में अपने अच्छाई को दिखा देगा। अच्छा इंसान किसको कहते हैं, कम शब्द में अपने बात को रख दे, है ना, कम समय में सफल हो जाए, ऐसे उसी को दुनिया अच्छा मानता है। तो वही चीज है कि इसमें रेजोनेंस का क्वालिटी क्यों अच्छा है, क्योंकि कम ही बैंड विड्थ में, कम ही फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस में ये अपना मैक्सिमम वैल्यू देके निकल गया। तो वही कह रहा है फॉर गुड रेजोनेंस द पीक इज शार्पर एंड द बैंड विड्थ, एंड द बैंड विड्थ इज क्या, लेसर। बैंड विड्थ क्या होगा, कम होगा। बैंड विड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बैंड विड्थ कहा जाता है, बैंड विड्थ चौड़ाई। कोई भी पता है आपको, बताते हैं बैंड विड्थ का इंपॉर्टेंस आप कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़िएगा। कोई भी सिग्नल अगर एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना है, हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं, अरे किसी को फ़ोन करते हैं ना, तो हम वॉइस सिग्नल कहीं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो वॉइस सिग्नल को पहुंचाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन है उसका एक बैंडविड्थ है, उतना बैंडविड्थ मिलेगा तभी वॉइस सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उससे कम होगा तो नहीं जा पाएगा। ऐसा अगर हमको कहीं पे टेक्स्ट सिग्नल पहुंचाना है, मान लीजिए किसी को लिख के भेजना है गुड मॉर्निंग बाबू, है ना, तो भेजते हैं, तो वो आपका ऑडियो नहीं, सॉरी ऑडियो में तो फिर ज़्यादा बवाल हो जाएगा, टेक्स्ट सिग्नल है, उसको भेजने के लिए एक बैंडविड्थ चाहिए हमको, है ना, जो सिग्नल है उसमें एक बैंडविड्थ चाहिए, उस बैंडविड्थ में टेक्स्ट सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। कहीं पे हमको वीडियो बना के भेजना है ना, गलती हो गया, सॉरी वाला वीडियो होता है ना, वो बना के भेजना एडिट करके, तो फिर हम लोग उसका वीडियो भेजने का एक अलग बैंडविड्थ होता है। तो हर सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए एक बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होता है, वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, टेक्स्ट सिग्नल, समझ गए बात को सबको। तो वहीं पे आप कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविड्थ डिटेल में पढ़ना। ऐसे यहाँ पे बस हम यही समझ सकते हैं, दो फ्रीक्वेंसी के रेंज का जो अंतर है उसी को बैंडविड्थ कहा गया है। फोटो में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे बैंडविड्थ कम है, यहाँ पे बैंडविड्थ क्या है, चौड़ा। बैंडविड्थ चौड़ा है मतलब रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर कम है,
मतलब गुडनेस जो रेजोनेंस में है वो कम है, ठीक है। बैंडविड्थ कम है मतलब रेजोनेंस का पीक शार्प गया होगा और रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा होगा। इतना बात आप थ्योरेटिकली इसमें याद रखिए, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, बस रेजोनेंस का ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा। और रेजोनेंस में देखिए ये ग्राफ तो बता ही दिया आपको करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, कभी कभी उसका मन बहक जाएगा, वो पता है किसका ग्राफ बनवाएगा आपसे, जेड वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, जेड वर्सेज, तो रेजोनेंस पे तो जेड मिनिमम होता है ना, तो यही वाला ग्राफ को उल्टा कर देंगे। उल्टा कर दिए यार, रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है ना, न्यू बराबर न्यू नॉट पे, यहाँ पे जेड का वैल्यू सबसे क्या है, उसका मन है वो कुछ भी कर सकता है, समझ गए बात को। तो जेड मिनिमम किसके बराबर होगा, आर के बराबर। ये करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी बनाए और ये क्या बनाए हम लोग, इंपेडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी सर्किट आपका क्या होगा, कैपेसिटिव, यहाँ पे इंडक्टिव, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब अगर आपको आता है तो आपसे रेजोनेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 10 में से 9 स्टूडेंट कोई नहीं आता होगा, इस बात का हम चैलेंज करते हैं। 10 में से 9 स्टूडेंट से पूछेगा ना, शायद ये ग्राफ बता दे लेकिन कहिएगा यहाँ पे सर्किट किस नेचर का होगा उसको पता नहीं होगा, ठीक है। बैंडविड्थ एज रेजोनेंस ये सब बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि आपके सिलेबस में, आपके किताब में ये सारे चीज का चर्चा किया गया है कि जब पीक जब शार्पर होता है तो बैंडविड्थ लेसर होता है, इतना लिख दिया गया है। अब उसी को हम क्या किए, एक्सप्लेन करके बताए। हो सकता है कि ए बी सी ऐसे 4 गो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ए बी सी डी, कहेगा किसका बैंडविड्थ ज्यादा है, तो यार जिसका पीक शार्पर उसका बैंडविड्थ क्या होगा, 4 ठो अलग अलग भी दे देगा आपसे, ये तो हम एक साथ दे दिए, 4 अलग अलग ऑप्शन बनाएगा, कहेगा किस केस में बैंडविड्थ ज्यादा है, किस केस में रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो शार्पर तब क्या बोले, शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा शार्पनेस होगा पीक में, रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर, इसको क्यू फैक्टर बोलते, उतना ज्यादा होगा। मैथमेटिकली याद रखिएगा, मैथमेटिकली भी आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछेगा। मैथमेटिकली जो है इट इज द रेशियो ऑफ, रेजोनेंस पे तो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या, कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों तो सेम है ना होता है यार। कैपेसिटर और इंडक्टर क्यों लिख रहे हैं, चाहे तो कैपेसिटर ले लीजिए और इंडक्टर ले लीजिए, रेजोनेंस पे तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो हम बोले इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर टू, किसका रेशियो है, चाहे तो ये टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, किसका रेशियो है ये, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, दैट इज आप लिखिएगा Q, है ना, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू VL और बटा VR, या फिर आपका मन है तो VC बटा VR भी लिख सकते हैं, क्योंकि VL और VC सेम होता है रेजोनेंस पे। सारा जो ये पढ़ रहे हैं क्वालिटी फैक्टर, ये तो रेजोनेंस को ही ना बता रहा है, तो रेजोनेंस पे क्या होगा, VL और VC सेम होगा, VL और VC क्या होगा, सेम होगा। तो मैथमेटिकली यही इसका डिफिनीशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू I इंटू XL और I इंटू R, तो XL बटा R हो जाएगा। ये इसको और क्या लिख सकते हैं, XC बाई R लिख सकते हैं, और मेरा मन करेगा तो ओमेगा L बटा R लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 बटा ओमेगा CR। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कष्ट दे सकता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। नहीं बताने के बाद आप शायद खतरे में चले जाइए, हालांकि खतरा में जाइएगा नहीं, है ना। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। क्यों भाई, वोल्टेज बटा वोल्टेज सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो कोई यूनिट होगा नहीं। रेसिस्टेंस बटा रेसिस्टेंस, कोई यूनिट, ओम बटा ओम कट जाएगा, तो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस, कोई यूनिट और डायमेंशन, इसीलिए देखिए Q बराबर 10 दे दिए, कोई यूनिट बगल में नहीं चिपकाए, ठीक है। तो रेजोनेंस पे क्वालिटी फैक्टर का क्या महत्व है वो आपको बता दिया गया। क्वालिटी फैक्टर सीधे, क्वालिटी फैक्टर नाम ही में क्वालिटी लगा हुआ है, इट मेजर द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, इट मेजर द गुडनेस ऑफ रेजोनेंस, इट मेजर द शार्पनेस ऑफ पीक एट द रेजोनेंस। तीनों बात सही है। शार्पर द पीक, क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, जितना पीक शार्पर है क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, मतलब रेजोनेंस का क्वालिटी वहां पे अच्छा है, समझ गए। अच्छा क्वालिटी मतलब कम ही फ्रीक्वेंसी रेंज में हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं यानी बैंडविड्थ कम होगा तब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतना बात आप लिख लीजिए क्वालिटी फैक्टर के बारे में। और जो भी सर्किट था, जो हम लोग 7 तरह का सर्किट पढ़े,
ठीक है, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट। उसके बाद हम लोग पढ़े आरसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसी सर्किट, और आज हम लोग पढ़ लिए एलसीआर सर्किट। इस सर्किट के हर एक चीज पे जो आपको इंपॉर्टेंट था आपके लिए, उसका ग्राफ हो जाए या फिर उसका फेज डिफरेंस हो जाए, ये सारा चर्चा कर दिया गया है। रेजोनेंस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछने का कोई पॉइंट है एग्जाम में तो वो रेजोनेंस ही है, इसलिए रेजोनेंस को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है। एलसीआर सर्किट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोगों का जो चर्चा होगा वो होगा क्वेश्चन पे। अभी तक जो भी एक क्वेश्चन का एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें आपको जो बेसिक इक्वेशन बताए थे उस पर क्वेश्चन करवाया गया था। अब जो है जो हम सर्किट पढ़े, इस सर्किट पे बेस्ड जितना क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। इसके बाद एक ही टॉपिक इसमें बचा रह गया है, वो हमारा क्या है, वो है पावर और पावर फैक्टर, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पावर फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।